Good morning, student. Again, today I will teach you basic concept of economic. In last class, I had taught you domestic and national income, a resident and non-resident, gross and net. Today, I will teach you a remain part of basic concept of microeconomics. Without understanding basic concept, you can't understand about national income. Let's start. Domestic and national income, we have understood that what is domestic income and what is national income. In our territory, domestic income means that income which is on in our territory, our political boundaries. Okay? And what is national income? National income means that income which is earned in domestic territory and a rest of world which is earned by Indian people. What is resident? You know, resident means that person who live in our country before 1 year and involved in economic activities. रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ फिर कि ऐसा आदमी जो इंडिया में रह रहा है और 1 साल से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कर रहा है, जिसमें उसे इनकम हो रही है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज वो या तो प्रोवाइड करा रहा है या फिर किसी और भी तरीके से वो इनकम जनरेट कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया का सिटीज़न हो या ना हो। जो भी व्यक्ति, चाहे वह इंडिया का हो चाहे बाहर का हो, कोई भी पर्सन अगर वो पिछले 1 सालों से इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट होगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो मैंने पहले बताया था। एक्सेप्शन क्या है कि एम्बेसीज़, जो भी दूसरे देशों की एम्बेसीज़ हमारे देश में इस्टेब्लिश की गई हैं, उस एम्बेसी में अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है तो वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट ना होके उस देश के नेशनल इनकम उस देश के डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा जिस देश की वो एम्बेसी है। क्लियर है? फिर इसके एक्सेप्शन और क्या है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जैसे ILO, WTO, WHO, ये सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं और ये इंस्टीट्यूट सभी देशों में इस्टेब्लिश किए जाते हैं। लेकिन जिस भी देश में ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे
और जहाँ पर वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने के बावजूद भी वो जिस देश में इस्टेब्लिश किया गया है उस देश का डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगा। और क्या एक्सेप्शन है इसमें? बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटी के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ये सारे जितने भी हैं, घूमने के लिए आए, इलाज कराने के लिए जो आए और पिछले 1 सालों से रह रहे हैं, वो हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगा। ग्रॉस और नेट भी हम लोगों ने समझ लिया था कि ग्रॉस क्या है। जो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, उन सारे प्रोडक्शन का सम ग्रॉस कहलाता है। बट उस प्रोडक्शन में हमारे जो भी फिक्स्ड एसेट है, उनमें प्रोडक्शन करने के दरमियान कुछ टाइम बाद घिसावट आती है, मशीन की वैल्यू कम होती है, जो आप लोगों ने अकाउंट में पढ़ा होगा। तो ये जो मशीन की वैल्यू कम हो रही है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ग्रॉस क्या है? सभी गुड्स के प्रोडक्शन का सम ग्रॉस कहलाता है, और उस ग्रॉस से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो वो नेट कहलाता है। अब मार्केट प्राइस क्या है एंड फैक्टर प्राइस क्या है? तो ये है मार्केट प्राइस, ये है फैक्टर प्राइस। ये मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस है क्या? तो पहले फैक्टर प्राइस को समझते हैं। फैक्टर प्राइस मीन्स होता है कि जो भी किसी गुड्स के प्रोडक्शन में हमारी कॉस्टिंग आती है, लैंड के अगेंस्ट हमें रेंट देना होता है, लेबर को हमें वेजेस देना होता है, एंटरप्रेन्योर को हमें प्रॉफिट देना होता है, कैपिटल में हमें इंटरेस्ट देना होता है। तो ये सारी जो कॉस्टिंग आ रही है किसी गुड्स के प्रोडक्शन में, उन सारे कॉस्टिंग का सम जो होता है वो फैक्टर प्राइस कहलाता है। यानी कि वो सारे जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड, वो हमारा उसका टोटल हमारा फैक्टर कॉस्ट होगा। ठीक है। और इस फैक्टर कॉस्ट के बाद हम मार्केट में उसे सेल करने के लिए ले जाते हैं। जैसे ही वो मार्केट में सेल करने के लिए जाएगा, उस पे गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज करेगी। फिर गवर्नमेंट अगर वो बहुत इसेंशियल गुड है तो इसेंशियल गुड पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड कराएगी। तो मार्केट में जब वो सेल आउट होने के लिए जा रहा है तो गवर्नमेंट उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज कर रही है। अगर वो इसेंशियल गुड है तो उस पर सब्सिडी भी प्रोवाइड करा रही है। तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर दिया जाएगा तो वो मार्केट प्राइस हो जाएगा। मार्केट प्राइस को कैसे निकालते हैं? तो मार्केट प्राइस को निकालने का तरीका है कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। दिस वन इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT
इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो मार्केट प्राइस को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो मार्केट प्राइस को डिफाइन कर सकते हैं कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू मीन्स MP इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, यानी कि फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। Is that clear? Now come on factor income and transfer income. Factor income and transfer income. What is factor income? Factor income means a factor payment against फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले जो भी पेमेंट बिजनेस या प्रोड्यूसर की तरफ से की जाती है उसे फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसा हमने CFI में पढ़ा था कि हाउस होल्ड बिजनेस को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है, जिसमें वो लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल प्रोवाइड कराता है। इसके बदले बिजनेस उसे फैक्टर ऑफ पेमेंट प्रोवाइड कराता है, रेंट, वेजेस, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो इन सबका टोटल फैक्टर इनकम कहलाता है। क्लियर है? फिर ट्रांसफर इनकम क्या है? ट्रांसफर इनकम मीन्स सोशल वेलफेयर के लिए बिजनेसमैन जो भी मनी प्रोवाइड कराता है वो ट्रांसफर इनकम कहलाता है। लाइक दैट ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पॉकेट मनी एक्सेट्रा। क्लियर है? तो ये जो ट्रांसफर इनकम है वो सोशल वेलफेयर के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसमें कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट चीज़ों को नहीं किया जा रहा है, यानी कि प्रोडक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए जो इनकम पाई जाती है हाउस होल्ड के द्वारा उसे ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। और ये ट्रांसफ़र इनकम हमारे नेशनल इनकम के काउंटिंग का पार्ट नहीं होता है। क्लियर है? अगेन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स मीन्स कि ऐसा गुड्स जो कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए या कोई बिजनेसमैन उसे रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज में लाता है, उसे फाइनल गुड कहते हैं। जिसकी डेफिनेशन होगी विच आर आइदर कंज्यूम और फॉर इन्वेस्टमेंट। You can see here. Okay? तो फिर इसे कैसे निकाला जाता है? तो see here.
एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हाउस होल्ड के द्वारा किया जा रहा है और ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो प्रोड्यूसर के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, जैसे गुड्स परचेज फॉर रीसेल, लाइक दैट मिल्क परचेज्ड बाय अ डेयरी शॉप। एक डेयरी शॉप मिल्क को परचेज करता है, किस लिए, अगेन उसे पैकेट में पैक करके बेचने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल गुड आ जाएगा। अगेन हम देख रहे हैं गुड्स आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स। ओके, यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा जो नेशनल इनकम है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड करते हैं। क्लियर है। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स रॉ मटेरियल, यानी कि जिससे हम सामान बना रहे हैं, यानी कि स्वीट के प्रोडक्शन में मिल्क रॉ मटेरियल हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। तो जो ये मिल्क का प्राइस है स्वीट के प्रोडक्शन में वो हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस मिल्क का जो भी परचेजिंग रेट होगा वो स्वीट के सेल्स रेट में इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम में बताया था कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं। नेशनल इनकम मीन्स भारत में अगर कोई कंपनी इस्टेब्लिश है और वो इनकम ऑन कर रही है, बट वो अपने इनकम का कुछ पार्ट, फॉरेन कंपनी है इसलिए अपने देश को भेज रही है, तो वैसे ही फॉरेन कंट्रीज़ में भी इंडियन कंपनी इस्टेब्लिश की गई होंगी, वो भी वहाँ पर इनकम जनरेट कर रही होगी और वो अपने इनकम का कुछ पार्ट इंडिया भेज रही होगी। तो उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकालते हैं। NFIA, ये NFIA क्या है? It refer to difference between factor income received from rest of world and factor income paid to rest of world। इसे निकाला कैसे जाता है? इसे निकालने का तरीका है कि NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। यानी कि जो हमारे देश में इनकम हो रही है विदेशों से और जो हमारे देश से विदेशों को इनकम चली जा रही है, उनका डिफरेंस ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाता है। तो डोमेस्टिक इनकम से
जब हम NFIA को रिड्यूस कर देते हैं तो वो हमारा नेशनल इनकम का पार्ट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, इसको आप ठीक से समझेंगे। अगर इसमें किसी भी टाइप का डाउट होगा, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।